लाहौर में बसंत की आमद है। मौसम भी बहुत खुशगवार हो गया और बच्चे बूढ़े औरतें सब लोग बसंत के मुंतजर हैं। बारिश के बाद वैसे भी निखर गए हैं गुलाब सारे, और रंग पैरहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। दोस्तों उस चश्मो लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्तां की बात रंगीन है न मैं खाने का नाम। फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्में जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। तो बसंत, इसके रंग, वो बज़्म, छतों पे बो काटा की आवाजें, गजरेले खाने, मेहमान नवाजियां, जर्क बर्क लिबास, नीली पीली गुड्डियों पतंगों से भरा हुआ आसमान। ये नज़ारा है जो 25 बरस बाद लाहौर में नजर आएगा। यहाँ इस कैंप में एक अवेयरनेस कैंपेन दी जा रही है मोटरसाइकिल पर रॉड लगाने से मुतालिक। मोटरसाइकिल पे मेरा ख्याल है पाबंदी तो शायद ना होगी। हाँ, मुझे लाहौर के असिस्टेंट कमिश्नर बाबर भाई नजर आ रहे हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। सर, क्या इंतजाम है बसंत के? बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि 6, 7, 8 फरवरी को जो बसंत है वो मनाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। तो अभी ये हम एक कैंपेन का आगाज़ करने जा रहे हैं। नो डाउट हमने पहले भी सर्कुलर रोड के ऊपर 3-4 कैंपेन्स की हैं, वहाँ के लोकल्स को, एसोसिएशंस को, ट्रेडर्स को मिला के। तो आज जो है इसका बाकायदा तौर पे CTO लाहौर, कमीशन लाहौर, CCP लाहौर गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे जो है वो आज यहाँ पे कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। ये अब रॉड, इस तरह के जो रॉड्स हैं वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये वो एक कर्व शेप के अंदर है जो 180 की जो है वो इस पे जो कर्व बनेगी ना, इनको दोनों को मिक्स करके साथ मिला के तो 180 जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। और बैक साइड में भी आप देखें तो वो जो है इंस्टॉलेशन जो है वो उस पर सारी चल रही है। तो ये डोर को रोक लेगा ना वैसे? हाँ बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं 180 का है। ये जब बाइक पे लगेगा इस तरह करके तो इससे काफ़ी जो है वो उसकी जो बचत है डोर की, अगर आएगी भी तो क्रॉस हो जाएगी इस तरह। 3 दिन के लिए पाबंदी भी लगा रहे हैं? नहीं, अभी पाबंदी का तो नहीं है। अभी फ़िलहाल तो ये अगर रॉड इंस्टॉलेशन हो, अगर 48 लाख बाइक्स हैं जो रजिस्टर्ड है लाहौर में, अगर वो टारगेट वही है कि इन सब पे जो है रॉड इंस्टॉलेशन हो जाए, साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 6, 7, 8 को वो फ्री हो जाए, और मैक्सिमम अगर कोई बाहर से भी आना चाहता है तो रॉड इंस्टॉलेशन जो है उसके लिए ज़रूरी है। मॉनिटर कैसे करेंगे सर? ये लोग बड़ा पूछते हैं कि आप कैसे यकीनी बनाएंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? अभी देखें, हम इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर अपनी रजिस्टर करवा रहा है कि उसने डोर बनानी है, गुड्डा बनाना है, पतंग बनाना है, उसके पास एक QR कोड होगा। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग जिस जगह पे कर रहा है उस पर पुलिस, पैरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाके उनको बाकायदा चेक भी कर रहे हैं, और अगर कोई वायलेट कर रहा है तो वो वहाँ से पकड़ा जाता है। अगर कोई बाहर से इंपोर्ट करके आ रहा है तो वो भी लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे जो है पुलिस की सिक्योरिटी है, वहाँ से जिसके पास पतंग डोर नज़र आए उससे इन्वेस्टिगेशन होती है, उससे पूछा जाता है कि आपको DC ऑफिस से कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशू हुआ है कि नहीं हुआ। ये तो हमारा फ्री है ना। जब हम ये सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो सेलिंग के वक्त भी हम देखेंगे हमारे कियोस्क लगे होंगे, डिफरेंट स्टॉल लगे होंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि इनको आइदर AC ऑफिस से या DC ऑफिस से कोई फॉर्म इशू हुआ है रजिस्ट्रेशन का, नहीं होगा तो वो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। और जब जिस दिन उड़ाई जा रही होगी पतंगे, उस दिन छतों पे मॉनिटर कैसे करेंगे? नहीं, वो तो अभी इतना मैसिव लेवल का मेकैनिज्म नहीं है कि छतों के ऊपर 1 बाय 1 जाके, लेकिन ये है कि वो दूर से आपका नेकेड आई से पता लग जाएगा गुड्डे का साइज़ क्या है, पतंग का साइज़ क्या है, वो डेफिनेटली पता लग जाता है आपको ऊपर से देख के। तो वो जो वहाँ पे आई थिंक वायलेशन नहीं होगी, जितना स्ट्रिक्ट लॉ बन गया है, रेगुलेशन बन गए हैं, जितनी अवेयरनेस कैंपेन मीडिया ने दी है, और अभी भी हम खुद भी कैंपेन कर रहे हैं, रॉड इंस्टॉलेशन है, तो एक मैसिव किस्म की कैंपेन भी लॉन्च हुई है लोगों को अवेयर करने के लिए। लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोगों का बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस है, लोग बड़े खुश हैं कि 25 साल बाद एक जो इवेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। लेकिन 25 साल की एक जनरेशन जो है वो जवान हो गई है, उसने पतंगबाजी देखी नहीं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो अभी नई जनरेशन है, साथ साथ वो हमारे कुछ तो ज़ईफ़ लोग हैं, वो अपने औलादों को बताते भी हैं कि हमारे दौर में ऐसे होती थी। तो अभी तो ज़ाहिर सी बात है ये वाली जनरेशन सिर्फ अंदरून की है जो इस वक्त
बड़ी एक्साइटेड है। बाकी इलाकों की जो जनरेशन है उनको इतना ख़ास पता नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेट तो पूरा लाहौर ही करेगा। गुड्डी उड़ाना तो मेरे ख्याल में बसंत नहीं है, बसंत एक फेस्टिवल है और वो फेस्टिवल बड़े डिफरेंट अंदाज में मनाया जा सकता है। वैसे आपको अंदाजा है कुछ इसके कुछ सर्वे हुए कि कितना कारोबार या रेवेन्यू जनरेशन में क्या इसका? और नहीं, अभी चूँकि हम मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में है ना, तो अभी तो लोग बना रहे हैं, फिर उन्होंने सेल करना है, तो उसके बाद स्टैटिक्स आएंगे आफ्टर बसंत कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितने लोगों ने सेलिंग की और उसके बाद रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ। तो उम्मीद है कि आइंदा सालों में और ज़्यादा बढ़ेगा ये शो? अब ये डिपेंड करता है अवाम पे। अवाम इसको अगर पॉजिटिवली लेती है, कोई वायलेशन नहीं करती इवन आफ्टर ऑल द रिस्ट्रिक्शंस, तो फिर तो इस पे डिपेंड करता है अवाम इस पे रिस्पांस कैसा देती है। अवाम को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस पे कि अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और लिया भी उन्हीं के लिए है, तो अवाम को इस पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा कि बड़ा गुड्डा नज़र आ जाएगा दूर से। क्या वो उसके बनाने पे ही पाबंदी इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो बने ही ना? नहीं, पाबंदी बड़ी सख्त है उस पर, बहुत पाबंदी सख्त है। अगर कोई वायलेशन करेगा 5 साल 10 साल की सज़ा है, उसके फाइन्स भी हैं। और लाहौर में तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जरूरत नहीं करेगा कि वो स्टैंडर्ड साइड से हट के बने, लेकिन इस पर हमें चेक ये रखना पड़ेगा कि अगर बाहर से कोई इंपोर्ट करके आता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो उस पर पुलिस का बड़ा सख्त चेक एंड बैलेंस है। So you are looking forward to a great festival. इंशाल्लाह। Thank you sir, thank you. बाबर साहब ने बहुत वाजे कर दिया कि पाबंदी नहीं लगाई जा रही। हाँ, अलबत्ता कवानीन सख्त हैं, सजाएं भी दी जाएंगी, मॉनिटर भी किया जाएगा। एक ख़ास साइज से ज़्यादा बड़ा पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कहीं भी बाहर से कोई भी गैर मयारी यानी केमिकल या कोई भी खतरनाक डोर लाहौर में ना आए और एक ख़ास हद से बड़े साइज का गुड्डा पतंग भी लाहौर में दाखिल ना हो। सजाएं बहुत सख्त हैं। अच्छा होगा कि सजाएं ना दी जाएं, ना मिलें, यानी ऐसे हालात ही पैदा ना हो कि सजाएं दी जाएं। मोटरसाइकिल सवारों को बहरहाल बहुत जिम्मेदारी से रॉड लगाना है अपने मोटर बाइक पर कम से कम 3 दिन के लिए। बहरहाल हम जा रहे हैं कश्मीरी बाजार। कश्मीरी बाजार घूमना फिरना वैसे ही अच्छा लगता है, उसकी रौनक ही कुछ मुख्तलिफ है। उसकी रौनक मस्ती बाजार की जैसी नहीं या लोहारी बाजार जैसी नहीं, उसके अपने ही रंग हैं और आज से नहीं है, कई 100 बरस से हैं। कश्मीरी बाजार दरअसल आप समझ लीजिए कि किसी जमाने में किस्सा खानी बाजार हुआ करता था। जब लोग जहाँ इकट्ठे होना शुरू हुए, जहाँ आज वजीर खान मस्जिद है, वहाँ एक स्क्वायर हुआ करता था। ये दौर है शाहजहां का। उस स्क्वायर में लोग इकट्ठे हुआ करते थे, अपने घोड़े बांधकर किस्से सुना करते थे, सीना बसीना वो किस्से मुंतकिल हुआ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कागज बनाना शुरू किए गए, किताबत शुरू हुई, उन किस्सों को दर्ज करने का काम शुरू हुआ। एक खास पल्प बनाया जाता था और खातीन वो पल्प रावी से हासिल करती थी। उस पल्प को अपने घरों में कागज में तब्दील किया जाता था। उस कागज पर किताबत हुआ करती थी। ये कश्मीरी बाजार की कहानी है, आज से 200 बरस पहले, 300 बरस पहले की कहानी। जब किताबत होना शुरू हुई तो चमड़े की कवर भी बनना शुरू हो गए। जब चमड़े के कवर बनना शुरू हुए किताबों पे, तो फ्लोरल आर्ट भी आ गया। उस चमड़े के वर्क को, उस चमड़े के सरे वर्क को सजाने के लिए डिजाइनिंग भी शुरू हो गई। यहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं, इस कश्मीरी बाजार से, ये किताबों की मार्केट थी, कागज की मार्केट थी। ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਰੀਏ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਡੋਂਗੇ 7 ਬੰਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਲੋਰੀਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡੋਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਾਣ ਖਾਣਾ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸੀ, ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ।
यहाँ किस्से दर्ज होते थे किताबों में। यहाँ से ये किस्से पूरे हिंदुस्तान में फैला करते थे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वो किताबें, कहा तो ये जाता है कि वो किस्से जो यहाँ दर्ज होते थे वो आहिस्ता आहिस्ता सब कॉन्टिनेंट से निकले यूरोप तक गए। लेकिन जाहिर है यूरोप में तो वो एक एंटीक के तौर पे गए क्योंकि जबान का फर्क था। बहरहाल यहाँ किताबें तैयार हुआ करती थी, यहाँ किस्से कहानियां सुनाए जाते थे, यहाँ इल्मो अदब पला बढ़ा इस कश्मीरी बाजार में, जहाँ आज मरूर जमाना से लहंगे बेचे जाते हैं। आज यहाँ पिया पाए इधर मेरे पास जो में दो जोड़े चले गुस्सा बोला पूरी चप्पल आ जाएगा सेल आ जाए। जो बैग ले लो। आवाजें सेल्समैन लहंगे बेचने के लिए, चूड़ियां बेचने के लिए, खातीन के मलबूसात बेचने के लिए, शरारे खरारे बेचने के लिए बाजियों को, बहनों को, खातीन को बुलाते हैं, अपने अपने अंदाज से मुतवज्जे करते हैं अपनी तरफ। इस बाजार को मैंने हर रंग में देखा है। यहाँ जनाब हसन बलखी साहब का मज़ार है, शहीद हुए थे लड़ते हुए। हसन बलखी साहब का मज़ार तो हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कश्मीरी बाजार में छपने वाली किताबों पे, कागज पे। आपको याद होगा लाहौर के पहले शायर तो मसूद साद सलमान थे, जिनकी हब्सिया शायरी बहुत मकबूल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 बरस कैद में गुजारे थे और कैद में शायरी की थी। वो हब्सिया शायरी, हब्स से बेजा में रखा गया था उन्हें, हब्स में रखा गया, कैद में रखा गया। वो कैद की शायरी है उनकी। वो लाहौर के पहले शायर थे मसूद साद सलमान। कहा यह जाता है कि उनकी शायरी यहीं छपी। लेकिन उस जमाने में ये कश्मीरी बाजार नहीं हुआ करता था, लेकिन उनकी शायरी छपी लाहौर ही में थी। फिर हम देखते हैं कि 1469 से लेके 1539 तक जो जन्म सखियां लिखी गई, बाबा गुरु नानक साहब की जन्म सखियां जो लिखी गई, वो लोहारी बाजार में लिखी गई। उस जमाने में किताबें, जन्म सखियां यानी लिखने का काम वो लोहारी बाजार में था। लोहारी बाजार से किताबों की मार्केट यहाँ कश्मीरी बाजार में शिफ्ट हो गई थी। यहाँ फिर एक किताब जो 200 बरस पहले यहाँ लिखी गई, जिसके चर्चे हर जगह हैं, वो हीर रांझा है। हीर की दास्तान है, ये मोहब्बत का किस्सा है। वारिस शाह के हाथ में आके तो ये किस्सा खैर अमर हो गया और उसकी ड्रामाई हैसियत, वो जॉनरा हीर वारिस शाह के हाथ में आके तो खैर अमर हुआ। और वारिस शाह का बयान करदा किस्सा, वारिस शाह का लिखा गया किस्सा, जिसकी किताबत यहीं मस्जिद में हुई थी, वजीर खान मस्जिद में, वो अब बर्लिन म्यूजियम में पड़ा है, जर्मनी के बर्लिन म्यूजियम में। हाथ से लिखा हुआ किस्सा, पहला किस्सा। Excuse me, somebody will become hurry up fast. May I help you? If you want any kind of suits, then please tell me, ma'am. I have a very latest design for you. Please visit to my shop. हीर वारिस शाह का किस्सा बहुत से लोगों ने छापा, मसलन अजीजुद्दीन कुतुब फरोश, मलिक दीन मोहम्मद कुतुब फरोश, प्रेम सिंह सचदेव एंड सन्स। उन्होंने तो एक किस्सा खैर अमृतसर में भी छापा था जाके। राय साहब, मुंशी गुलाब सिंह कुतुब फरोश एंड मलिक हीरा ताजर कुतुब फरोश, इन सब लोगों ने हीर रांझा का किस्सा यहाँ कश्मीरी बाजार में छापा था। ये सब कुतुब फरोश पब्लिशर यहीं इसी कश्मीरी बाजार में हुआ करते थे। एक बहुत ही बड़ा नाम है दमदार दास अरोड़ा, जो झंग के राय थे।
अकबर के दौर में रहे और वो पटवारी थे हीर के गांव में। वो तो खैर ये कहते हैं कि ये किस्सा जो हीर रांझा का है उनके सामने ही पेश आया और वो इसके ऐनी शाहिद है, लेकिन बहुत से संजीदा लिखने वाले इस ख्याल को मानते नहीं है, इस दावे को मानते नहीं। दमदार दास अरोरा ने जो लिखा किस्सा उसका नाम था हीर दमादार, और वो भी यहीं इन्हीं मस्जिद वजीर खान मस्जिद में ही इन्हीं दुकानों में जो मस्जिद के आसपास दुकानें हमें मिलती हैं यहीं लिखा गया। और फिर 1824 में सिख दौर में एक कुतुब फरोश थे जिनका नाम था मकतबे कदीमी। मकतबे कदीमी ने हीर दमदार दोबारा छापा। उसके बाद खैर बहुत से पब्लिशर्स ने ये किस्सा छापा। जैसे कि मैंने कहा कि वारिस शाह के हाथ में आके ये अमर हो गया। अब तो यहाँ कश्मीरी बाजार का ज़ाहिर कैरेक्टर ही बदल गया। अब तो खैर किताबें ही एक दास्तान बनती जा रही हैं। लेकिन कहना यह चाहूँगा कि ये कश्मीरी बाजार महज सुनहरी मस्जिद की वजह से मशहूर नहीं है, लहंगों की वजह से मशहूर नहीं है, या महज हसन बलखी साहब का मज़ार ही यहाँ नहीं है। मैं ये कह रहा था कि ये मस्जिद तो बनी, मस्जिद से पहले यहाँ किस्से घड़े जाते थे। किस्सा खानी बाजार के नाम से मशहूर था ये। वही किस्से जब किताब में दर्ज हुए तो कश्मीरी बाजार का कैरेक्टर ही बदल गया। फिर किताब यहाँ से निकली, उर्दू बाजार चली गई। अब इस बाजार का कैरेक्टर कुछ और है। अब यहाँ बरक़ी कुमकुमे जलते हैं, खातीन लहंगे गरारे शरारे और अपनी शर्ट्स खरीदती हैं। सेल्समैन जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तरह तरह के जिंगल्स बनाए हुए हैं उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को अपनी तरफ। लेकिन बहरहाल ये कश्मीरी बाजार इल्म अदब का गहवारा था। यहाँ क़िरत की मंजिलें तय हुआ करती थी। एहसास और जज्बात, अक्ल के पैमाने इजहार बनते थे राइटर्स का, पोइट्स का। मैं तो खैर जब भी इस बाजार में आता हूँ, यहाँ फिरता हूँ, वजीर खान मस्जिद तक जाता हूँ, दिल्ली गेट तक पहुँचता हूँ, मुझे तो ऐसे महसूस होता है जैसे मैं कोई बादशाह हूँ। जैसे ये सब मेरे लिए मुगलों ने, सिखों ने, बरतानवियों ने मेरे लिए बनाया था सब कुछ। गदाई में भी मुझ पर शाने इस्तग़ना बरसती, मेरे सर से हवाए ताजे सुल्तानी नहीं जाती। मखमूर की गजल है, बस याद आ गई यहाँ से गुजरते हुए। दलाइल से खुदा तक अक्ल इंसानी नहीं जाती, वो एक ऐसी हकीकत है जो पहचानी नहीं जाती। इसे तो राह में अरबाब हिम्मत छोड़ देते, किसी के साथ मंजिल तक तने आसानी नहीं जाती। उसे तो राह में अरबाब हिम्मत छोड़ देते हैं, किसी के साथ मंजिल की तना आसानी नहीं जाती। किसे मिलती हैं वो आंखें मोहब्बत में जो रोती हैं, मुक़ीम दिल हैं वो अरमां जो पूरे नहीं होते। ये वो आबाद घर है जिसकी वीरानी नहीं जाती। देख रहे हैं आप, बहुत ही उम्दा शेर था वो। गदाई में भी मुझ पर शान इस्तग़ना बरसती है, मेरे सर से हवाए ताज सुल्तानी नहीं जाती। यहाँ आकर ऐसे महसूस होता है लाहौर बदल रहा है, ये सब कुछ बहुत जल्द बदल जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। लीजिए रशीद साहब आप बैठे हैं यहाँ दीनानाथ के कुएं के पास। इस दीनानाथ के कुएं की भी अजीब कहानी है। कुछ कहते हैं कि ये कभी कुआं बनाया तो गया लेकिन इसमें पानी नहीं आया, फिर इसे बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि कुआं था, हमने खुद देखा है, हम खुद पानी भरते रहे हैं। यहाँ सीना बसीना कहानियां तो बहुत चलती हैं। किसी ने कुछ सुना भी है तो वो उसे अपना ज़ाती तजुर्बा बयान कर देता है। मैं नहीं जानता, मैंने इस कुएं के बारे में बड़ी मुख्तलिफ बातें पढ़ी हैं। हाँ अलबत्ता सामने सैयद सूफ का मज़ार है। सैयद सूफ के बारे में भी कहा जाता है कि वो मंगोलों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे, लेकिन तबक़ात नासरी में कहीं ये जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता दीनदार मोहम्मद के शंकर का जिक्र मिलता है। तबक़ात नासरी 20 बरस बाद लिखी गई थी मंगोलों के हमले के। रशीदुल हसन साहब की अपने ही मंतक हैं, अपने ही सवाल हैं, उनके अपने ही एक रॉ है जिसमें बहते चले जाते हैं जब कभी दौरा करते हैं इधर वॉल सिटी का। लेकिन बहरहाल इनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात पते की करते हैं, रास्ता ज़रा मुख्तलिफ इख्तियार करते हैं। गदाई में भी मुझ पे शान इस्तग़ना बरसती है,
मेरे सर से हवाए ताज सुल्तानी नहीं जाती। सर एक ही गल हुई, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्रांसिस्को, दिल्ली, मुंबई, आगरा, ओंटारियो, पता नहीं किहड़े किहड़े मुल्क ने, उत्थे भी सर उत्थे भी सैलीब्रेशन होंदे ने। उत्थे तो बाज़ वक़्त कपड़े ला के भी सैलीब्रेशन होंदी है, ऐसे की खास वजह है? नहीं, सेलिब्रेशन हर जगह ही होती है। मसला ये है कि लाहौरियों पे ना जब हमला हुआ है, लाहौरियों पे बड़े हमले हुए हैं। लाहौरियों पे 1000 साल में कई हमले हुए हैं। कभी गखड़ों ने हमले किए हैं, कभी मंगोलों ने हमले किए हैं, कभी ईरानियों ने किए हैं, कभी तुरानियों ने किए हैं, कभी तुर्कों ने किए हैं, कभी इवन मुग़लों ने किए, कभी मतलब लाहौर हमेशा हमलों के तैमूर ने किए, कभी किसी जर्नैल आ गया। ये शहर जो आप देख रहे हो ना, ये कई दफ़ा उजड़ा है, कई दफ़ा बसा है, लेकिन तारीख ये बताती है कि इन्होंने कभी उजड़न तो बाद भी सेलिब्रेशन फेस्टिवल आ गया, बसंत आ गई है, कोई त्यौहार आ गया है, लाहौरियों ने हमेशा मनाया है। सर हमले तो दिल्ली से भी बड़े हुए ने यार, दिल्ली ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, दिल्ली वाले ज़रा सेंसिटिव ने ना, दिल्ली वाले उस तरह नहीं सैलीब्रेट करते। हमले तो बाद दिल्ली उजड़ी है। ਤੁਸੀਂ ਉਜੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਜੜਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਜੜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਸੀ। कोई शक नहीं, दिल्ली के लोग बहुत क्रिएटिव भी ने, बहुत सेलिब्रेशन भी करते हैं, लेकिन ऐसी सेलिब्रेशन कि आपको अंदाज़ा नहीं कि लोग गुलाम बना लिए जाते थे। 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार बंदा आग लगा दी जाती थी। मतलब ये भी नहीं, वो कहते सर कि लाहौर नूं फतह कर लिया, अग ला दो। सिरां ते मीनार बना रहे, जिवें ਉਹ ਛਪਾਟਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ वो, मतलब हमले। यार आप दूर न जाए, ये हमने देखा है कुछ अर्सा 8-10 साल पहले तक यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट भी अल्लाह माफ़ करे होते थे, खुद कुछ हमले भी होते थे। यहाँ घरों में घुस के, दफ्तरों में घुस के, ट्रक के ऊपर बारूद लाद के लोग, उसके बावजूद लाहौर ये सेलिब्रेशन का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। इस वजह तो जिंदा दिल ने सर, ऐसा मतलब है लाहौरिये जिंदा दिल तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन ढीठ जरूर ने। ढीठ ये सैयद सूफ का बाज़ार है आपके सामने। जी जी, ठीक है। सैयद सूफ के बारे में ये है कि ये मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। अभी आप पीछे बाज़ार में चले जाएँ, हसन बलखी का आपको बाज़ार मिलता है। जी जी, बाजार जैसे देखा जी, हसन बलखी का बाज़ार है। ये सैयद सूफ का बाज़ार है, उधर हसन बलखी का बाज़ार है। अभी दीनदार, मोहम्मद, शंकर और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो मंगोलों के ख़िलाफ़ गली मोहल्लों में लड़े, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं हुआ कि उजड़े तो उजड़ ही गए हैं, उजड़े तो अगले दिन से तामीरें नौ शुरू कर दी है। मकान की छत की तो छत बना रहे ने, छत बना रहे ने, छत ते गुड्डी भी उड़ा रहे ने, यानी उस तो भी कम एडवांस। मतलब सेलिब्रेशन का कोई मौका ज़ाया नहीं किया, इसी नहीं हो सकता। और अभी आप देख लें सेलिब्रेट करते हैं सर, हुण असी भी कोई मौका ज़ाया ना करिए। मेरे ख्याल नाल शाम हो रही है तो कोई खाने का बंदोबस्त करिए। खाना कोई सेलिब्रेशन नहीं, यही तो प्रॉब्लम है साढ़े तो, सिर्फ खाना ही सेलिब्रेशन रह जाती है। किसी का ब्याह, किसी की शादी, चलो वो तो सेलिब्रेशन बढ़ती है खाने की, वो खाने के अलावा कोई और काम नहीं होता। लेकिन दोस्त यार भी मिल जाए, ये बड़ा एक तनकीद हो रही है अब कि हमारे पास सिवाय खाने के कोई और सेलिब्रेशन है ही नहीं। तुसीं वो गल कीती है, बहुत अच्छी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਲੋ ਹਵੇਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤਰਫ हवेली बादशाह के मस्जिद के सामने आज मैं खजाने के मुंह खोल देने। साहब हेलो, खबर जनाब पर मारेंगे क्या? वो स्पेशल खाना को आ रहा है आज हवेली रेस्टोरेंट को आ गए, कितना भी बने मेरी तरफ। कुछ हुआ सर? हो सकता है तो हो सकता है पहले एडवांस ही तो आ रहा हो, 1.5 साल बाद।
हवेलियाँ असर नौ कंजर्व की जाएंगी, मुख्तलिफ ट्रेल्स बनेंगी। वो ट्रेल्स अकबरी गेट लाहौर किले तक जाएंगी। फॉरेन टूरिस्ट्स आएंगे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, आर्ट, कल्चर, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ होगा। एक्टिविटीज होंगी, तजावुजात खत्म हो जाएंगी। लाहौर अपने जोबन पर होगा अगले कुछ बरसों में इंशाल्लाह। कुछ ऐसा परतौ हुस्न अज़ल ने कर दिया रोशन, क़यामत तक अब ज़र्रों की ताबानी नहीं जाती। कुछ ऐसे बरगुज़ीदा लोग भी हैं जिनके हाथों से छुड़ाकर अपना दामन पाक दामनी नहीं जाती। हुजूम यास में भी जिंदगी पर मुस्कुराता हूँ, मुसीबत में भी मेरी खंदा पेशानी नहीं जाती। क्या कहने, उभरता ही नहीं दिल डूब कर बहरे मोहब्बत में, जब आ जाती है इस दरिया में तुग़यानी नहीं जाती। कश्मीरी बाजार है ये। हमें दरअसल एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं फ़हीम शाह साहब, जिनसे मिलना है और उनके साथ हमें डिनर करना है, और डिनर भी करना है हमें हवेली रेस्टोरेंट में, जो कि मेरा बड़ा पसंदीदा रेस्टोरेंट है। ये हैं हमारे दोस्त शाह फ़हीम साहब। फ़हीम शाह साहब बुनियादी तौर पे एक बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत दरक रखते हैं अदब में। कमर जलालवी साहब इनके पसंदीदा शायर हैं। कमर जलालवी साहब वही हैं जिन्होंने मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते। ये मुन्नी बेगम की गाई हुई बड़ी खूबसूरत गज़ल है, ये दरअसल कमर जलालवी साहब ही की लिखी हुई। फिर एक बहुत ही उम्दा मेरा ख्याल है कि हबीब वली मोहम्मद गाया करते थे, कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, गुंचे अपनी आवाज़ों में बिजली को पुकारा करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत गज़ल है कमर जलालवी की। शाह जी के साथ बैठ के याद आ गई, शाह जी से गपशप भी लग रही है, सिख हिस्ट्री पे, दिलीप सिंह पे, बाबा सदरलैंड पे, महाराजा रंजीत सिंह पे, महाराजा के कंपैशनेट होने पे, महाराजा के डिटरमिनेंट होने पे, अफगानों के साथ जंग, हर वक्त अफगानों और अंग्रेज़ों के साथ किसी भी वक्त जंग हो सकती थी महाराजा की, और कैसे लाहौर को संभाला उन्होंने। फिर मैरी एंटवाइंट और मैरी एंटवाइंट की बेटी अमृता शेरगिल, जो लाहौर की एक बड़ी खूबसूरत पेंटर थी, 28 बरस की उम्र में वफात पा गई। ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन साथ के साथ मुझे कमर जलालवी भी याद दिला दिए शाह जी ने, अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। आह क्या खूबसूरत कहते हैं, कुछ हुस्नो इश्क में फर्क नहीं है। आह क्या खूबसूरत फरमाते हैं, कुछ हुस्नो इश्क में फर्क नहीं है, भी तो फकत रुसवाई का, तुम हो कि गवारा कर न सके, हम हैं कि गवारा करते। तारों की बहारों में भी कमर, तुम अफसुर्दा से रहते हो, फूलों को तो देखो कांटों में हंस हंस के गुजारा करते हैं। बेवजह न जाने क्यों जिद है उनको शब फुरकत वालों से, वो रात बढ़ा देने के लिए गेसू को संवारा करते हैं। क्या खूबसूरत गजल है, बहुत ही खूबसूरत। कमर जलालवी बहुत ही उम्दा शायर हैं और शाह जी के बहुत ही पसंदीदा हैं, मेरे भी हैं जाहिर है। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है।